सुप्रभात। आज हम करेंगे भाषा की विशेषताओं पर बातचीत। पहला जो हमारा वीडियो था उसमें भाषा की परिभाषा, अर्थ एवं महत्व पर चर्चा करने के उपरांत ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो भाषा को विशिष्ट बनाती हैं, उसकी कौन सी विशेषताएं हैं जो उनकी मूलभूत जो भाषा के लक्षण हैं उनको उद्घाटित करती हैं, या यूँ कहें कि भाषा की कौन सी प्रवृत्तियां हैं या प्रकृति है जो उसके स्वरूप को निर्धारित करती है, उसकी विशेषताओं को इंगित करती है। आज इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो भाषा की प्रवृत्ति निकल कर के आती है वो है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यानी कि पैतृक संपत्ति वो होती है जो पिता के द्वारा अपने पुत्र को या अपने संतानों को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अनुकरण के प्राप्त होती है। लेकिन भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जिस पिता के जन्म लेने से मात्र भर उस भाषा का ज्ञाता नहीं हो जाता। इसलिए पैतृक संपत्ति न होकर के ये सामाजिक संपत्ति होती है, अनुकरणीय संपत्ति होती है, जिसको हम समाज में रह कर के अनुकरण के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात हो तो अगर भारत में जन्मे किसी बच्चे को जन्मते ही अगर फ्रांस भेज दिया जाए या जर्मनी भेज दिया जाए तो वहाँ जाकर के उसी समाज में रह कर के वो फ्रेंच या जर्मनी की भाषा ही बोलेगा, न कि हिंदी बोलेगा। इसलिए स्पष्ट होता है कि जो भाषा है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरी प्रवृत्ति है भाषा अर्जित संपत्ति है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से अपनी संपत्ति को कमाता है, स्वयं धन अर्जित करता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, पिता की संपत्ति पर आश्रित न होकर के, उसी प्रकार से भाषा भी एक अर्जित संपत्ति होती है, जिसको हम अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करते हैं, सीखते हैं, समाज में रह करके, लोगों से मिलजुल करके करते हैं। अगर भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर किसका वातावरण है? फ्रेंच का। जबकि उसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। उसके माता पिता क्या हैं? हिंदी भाषी हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो उसे हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन बोलता क्या है? फ्रेंच, क्योंकि वो उसी समाज में रहा है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में रहा है। इसलिए जो भाषा होती है वो आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है, इसलिए पैतृक न होकर के क्या होगी? अर्जित संपत्ति होती है। उसके बाद अगली जब हम प्रवृत्ति की बात करते हैं तो भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। आद्यंत का मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक सामाजिक वस्तु होती है। समाज में रह कर के हम भाषा को सीख सकते हैं, एकांत में रह कर के भाषा को नहीं सीख सकते हैं, पिता के द्वारा सीधा अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भाषा सीखने के लिए परिवार, समाज या उस भाषा के बोलचाल या बोलने वाले लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। क्योंकि समाज में जो भाषा बोलेंगे उसको हम सुनेंगे, सुन कर के धीरे धीरे हम उसे सीख लेंगे। इसलिए सामाजिक वस्तु है। अगली प्रवृत्ति है भाषा परंपरा है। वह व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी कि जो भाषा है वो एक परंपरा है जो चली आ रही है पीछे से, जिसको हम अर्जित कर सकते हैं, जिसको हम सीख सकते हैं, जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम उत्पन्न करना चाहें नई भाषा को तो वो संभव नहीं है। इसलिए ये अर्जन की वस्तु है, न कि उत्पन्न करने की। क्योंकि भाषा पहले से चली आ रही होती है, समाज उसका प्रयोग करता है और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहते हुए उसको सीख सकते हैं। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है, उसमें विकास तो कर सकता है, लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए यदि कोई जनक और जननी है तो समाज और परंपरा है। अगली है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। कि भाषा का अर्जन है वो अनुकरण से होता है। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का सिद्धांत था और ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें अनुकरण से सीखता है और उसमें सबसे प्रमुख है भाषा।
क्योंकि हम देखते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, वो अपने माता पिता के मुख को देख करके, उनके होठों को के आकार को देख करके, उनके बोलने के ढंग को देख करके या उनके शब्दों को सुन करके उसका अनुकरण करते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। जैसे मम्मी पापा पहले ये बोलेगा, उसके बाद धीरे धीरे अन्य शब्दों का प्रयोग अनुकरण के माध्यम से करेगा और धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज में रह करके उसको सीखता है। शिशु के समक्ष माँ क्या कहती है, पहले दूध दूध पी लो, तो धीरे धीरे वो सुनता है तो स्वयं कहने का प्रयास करता है और प्रयास करते करते वो सीख जाता है, जिसको हम साक्षात समाज में इस चीज़ को देख सकते हैं, हम प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। छोटे बच्चों का प्रयोग करके उन पे उदाहरण के रूप में उनको प्रयोग कर सकते हैं अपन कि वो कैसे सीखते हैं। उनके पास न कोई किताबी ज्ञान होता है, न कोई अक्षर ज्ञान होता है, न समझने की बुद्धि होती है। केवल वो अपने आसपास के भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, उन्हीं के बोलने के ढंग को समझ करके, उनके शब्दों को जान करके उसी प्रकार से प्रयुक्त करता है। इसलिए भाषा एक अनुकरण की वस्तु है, यानी कि भाषा अनुकरण के माध्यम से समझी जा सकती है। अगली प्रवृत्ति है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा है वो चिर परिवर्तनशील है, यानी कि निरंतर परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं हो तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। अंतिम रूप होता है वो भाषा धीरे धीरे मृतप्राय होने लगती है। इसलिए भाषा में निरंतर विकास होता रहता है, क्योंकि भाषा केवल मौखिक भाषा को हम कह सकते हैं और उसका लिखित जो रूप है उस मौखिक पे आधारित है। दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। पहले हम मौखिक बोलते हैं और उस मौखिक भाषा को लिखित। मौखिक भाषा की सीमाएं होती हैं, लिखित भाषा कालजयी होती है, लंबे समय तक दूर तक संरक्षित हो सकती है। तो जो लिखित रूप होता है उस मौखिक के पीछे पीछे चलता है। इसलिए मौखिक भाषा तो स्वयं अनुकरण पर आधारित होती है, और जब हम अनुकरण करते हैं तो निश्चित रूप से अनुकरण की जो क्षमता होती है वो दो लोगों में भिन्न होती है। अनुकरण अपूर्ण भी होता है, अनुकरण में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है सुनने के कारण या अगले के उच्चारण के कारण, और हम उसके परिवर्तित रूप को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि अनुकरण प्रिय व्यक्ति होने के बावजूद भी उस अनुकरण की कला में वो पूर्ण नहीं होता है। यानी कि किसी के दूसरे के देख करके चित्र को जब हम बनाते हैं तो वैसा चित्र हम नहीं बना सकते। उसी प्रकार से जब अनुकरण हम पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं। से अब शारीरिक या भौतिक और मानसिक दो परिवर्तन के कारण होते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सर्वदा ठीक वैसी ही नहीं रहती जैसी कि उसकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है। दोनों में परिवर्तन होता है, बौद्धिक क्षमता के आधार पर परिवर्तन होता है, उच्चारण अवयवों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है, और उस परिवर्तन और भिन्नता के कारण निरंतर भाषा में परिवर्तन होते चले जाते हैं। कहीं पे शब्दों में को कम कर दिया, जैसे गुप्ता शब्द उसको गुप्त भी कहने लगे, कहीं गुप्त कहा तो उसको गुप्ता कहने लगे। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन है वो निरंतर होता रहता है। अगली प्रवृत्ति निकल कर के आती है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, यानी कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है या स्वरूप नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, भाषा निरंतर विकासशील है। भाषा को किसी निश्चित स्वरूप में बांधना, भाषा को एक निश्चित दायरे में रखना होता है। इसलिए वो कोई अंतिम रूप न होकर के निरंतर आगे बढ़ती रहती है, विकासशील रहती है, विकसित होती रहती है। क्योंकि जो वस्तु बना करके पूर्ण हो जाती है उसका तो अंतिम स्वरूप हो जाता है, लेकिन भाषा के विषय में ये बात नहीं है, वो पूर्ण नहीं होती है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है। क्योंकि भाषा एक जीवित भाषा होती है, और जो जीवित भाषा होती है उसमें परिवर्तन और विकास निश्चित रूप से होता है। क्योंकि मृत भाषा का तो अंतिम रूप अवश्य होता है, पर जीवित भाषा
में ये बात नहीं होती है। इसलिए क्योंकि जो भाषा है वो निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होते रहते हैं, इसलिए उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है। इसके बाद प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, यानी कि जो प्रत्येक भाषा है उसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, और ये जो भौगोलिक सीमा है वो एक निश्चित दायरे में होती है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, और सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है, परिक्षेत्र होता है। उस सीमा से बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है, और उस सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा भी शुरू हो जाती है। जैसे हिंदी भाषा, उसकी विभिन्न बोलियां हैं, कुछ क्षेत्र के बाद वो बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, कोई भाषा अगर एक रूपता होती तो संपूर्ण विश्व की एक ही भाषा होती। अगला है कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, यानी कि जो प्रत्येक भाषा होती है उसकी एक ऐतिहासिक सीमा होती है, काल होता है, उस काल की सीमाओं में वो बंधी रहती है। भौगोलिक सीमा की तरह ऐतिहासिक सीमा होती है, और प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर के निश्चित काल तक व्यवहृत होती है, उसके व्यवहार में लाई जाती है। वह भाषा अपने काल की प्रवृत्ति या पूर्ववर्ती भाषाओं से भिन्न होती है। मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे हमने भाषा के उद्भव और विकास या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास वाला जो प्रकरण हमने देखा था, उसमें हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की जब हम बात करेंगे तो 3500 वर्ष पूर्व के इतिहास की बात हम कर सकते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी तक के जो 3500 वर्षों का काल रहा, इसमें विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ, और विकास के बाद वो समाप्त प्राय हो गई। जैसे 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, व्यवहार में थी। उसके बाद प्रचलन कम हो गया, और जो पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक व्यवहार में रही, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा रही, और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी। यानी कि इस प्रकार से भाषा की जो ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। कुछ समय तक एक भाषा व्यवहार में रहती है, और उसके बाद वो बदल जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अगर संरचना अलग नहीं हो तो सभी भाषाओं में समानता होगी, अलग कैसे होगी। अगर हिंदी है तो उसकी अपनी व्याकरणिक संरचना है, अपनी ध्वनिगत विशेषताएं हैं। अंग्रेजी है तो उसकी है, तमिल है तो उसकी है। ये संरचनागत जो परिवर्तन या भेद होते हैं, यही दो भाषाओं को अलग करते हैं, दो भाषाओं में अंतर करते हैं। क्योंकि उनमें ध्वनि है, शब्द है, रूप है, वाक्य है या अर्थ है आदि में किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढांचे में अंतर अवश्य होता है। यही अंतर उनकी अलग या स्वतंत्र सत्ता का कारण बनता है, उस भाषा की पहचान बनता है, उस भाषा का परिचय देता है कि ये भाषा हिंदी है और ये भाषा अंग्रेजी है, ये तमिल है, ये तेलुगु है। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति निकल के आती है वो है कि भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। यानी कि भाषा का जो विकास होता है वो कठिन से सरलता की ओर जाता है। यानी कि पहले कठिनता का दौर और उसके बाद सरलता का दौर उसमें चलता रहता है। ये इसकी एक प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि सभी भाषाओं के साथ ऐसा होता है, किसी एक पर्टिकुलर भाषा के लिए नहीं है। क्योंकि सीधा सा बात है कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है कि वो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। कम मेहनत से अधिक फ़ायदा उठाना हमारी फितरत होती है, हमारी प्रवृत्ति होती है। इसलिए कम प्रयास के चक्कर में हम सत्येंद्र नाम होता है सत्येंद्र कहेंगे, फिर सत्येन कहने लगते हैं, फिर एक अवस्था ऐसी आती कि सती कह करके काम चलाते हैं। जैसे सामान्यतः अपने गाँव में अगर शुभ कर्ण है तो
सुब्बा या सुबला, इस प्रकार के शब्दों का, रामधन, रामधनिया, यानी कि हमारे ये मानव का स्वभाव है कि वो कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। इसलिए ये ध्वनि से संबंधित है, किंतु व्याकरण के रूपों के बारे में भी यही बात है। जैसे पुरानी भाषाएं हैं, भाषाओं में जो रूप और अपवादों का बाहुल्य है, किंतु धीरे धीरे जो आधुनिक भाषाएं होती हैं उसमें नियम बढ़ गए और अपवाद कम होते गए। यानी कि जो भाषा पहले कठिन होती थी, उसके विविध रूप होते थे, विविध अपवाद होते थे, अपवाद के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, और धीरे धीरे वो सरल होती जाती है। इसलिए भाषा का जो विकास है वो कठिनता से लेकर के सरलता की ओर चलता है। यह भी एक प्रवृत्ति है, कठिनता से सरलता की ओर। उसके बाद भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाता है। यानी कि भाषा स्थूल से सूक्ष्म होती है और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ होती है। यानी कि पहले स्थूल विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसमें होती है और बाद में सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त कर देती है। उसी प्रकार से पहले परिपक्व नहीं होती है, बाद में परिपक्व हो जाती है, प्रौढ़ हो जाती है। क्योंकि उत्पत्ति के समय हम बात करते हैं कि आरंभ में जो भाषा है वो स्थूल थी, सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें इतना विकास हो गया शब्दों के स्तर पर, रूप के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर, कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम होती है। और दिन प्रतिदिन विकास होने के कारण भाषा प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है, क्योंकि जिससे ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे वो अधिक ज़्यादा सुदृढ़ होगी, अधिक ज़्यादा प्रौढ़ होगी। अगली प्रवृत्ति है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। यानी कि संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर। इसे समझने की आवश्यकता, संयोगावस्था और वियोगावस्था। संयोगावस्था का मतलब है कि शब्द, रूप, क्रियाएं आपस में मिली होना, अलग नहीं होना। इसलिए उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है, वो भाषा कठिन मानी जाती है, सरल रूप नहीं माना जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर, यानी कि उसके क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम सभी अलग अलग रूप उसके होने लगे। इसलिए हम देखते हैं कि संस्कृत जो भाषा है, उदाहरण के तौर पे, वो संयोगावस्था थी। उसमें अहम गच्छामि, एक साथ जुड़ा होगे, मैं जाता हूँ। लेकिन हिंदी में बिल्कुल सीधा संयोग खुल करके राम है गच्छति का वियोग से अलग हुई, राम जाता है, राम जाता है। यानी कि गच्छति जो संयुक्त रूप से काम चला जाता है, जाता है प्रयोग करने लग गए। यानी कि धीरे धीरे अपभ्रंश में तक ये स्थिति चलती रही थी, बाद में हिंदी में इस वियोगावस्था का विकास अच्छा हुआ है। अगला और अंतिम है कि हर भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप होता है। यानी कि भाषा का मानकीकृत रूप। और इसकी आवश्यकता इसलिए होती है, इसका महत्व इसलिए होता है कि अगर मानकीकृत रूप नहीं होगा या मानक रूप नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार, अपनी सरलता के अनुसार उस भाषा के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, अपनी मनमर्जी से शब्द रूपों का प्रयोग करेगा, जिससे भाषा में भ्रम की स्थिति बन जाएगी, भाषा के विभिन्न रूप प्रचलित हो चलेंगे और भाषा के मानकीकरण में दिक्कत आएगी, भाषा को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए उसका एक निश्चित व्याकरण, एक निश्चित मानक, एक निश्चित शब्दावली, एक निश्चित वर्णमाला होती है, जिसके कारण कोई भी भाषाविद या व्यक्ति मनमर्जी तरीके से भाषा के स्वरूप को तोड़ मड़ोड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। इस प्रकार से हमने भाषा की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जाना, समझा और इन विशेषताओं के माध्यम से भाषा की प्रकृति कैसी है, भाषा का स्वरूप कैसा रहता है, उसके बारे में समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद।